नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर में लिखा है क्रिया। ठीक, आप लोगों को एक बार चर्चा करना चाहेंगे कि इससे हम लोग पिछली क्लास में विशेषण से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए थे और फिर उसमें चर्चा भी किए थे कि हम लोग अगली क्लास में क्रिया पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्रिया पढ़ेंगे और देखते हैं इससे संबंधित क्रिया की परिभाषा, उदाहरण और धातु क्या है और उसके बाद क्रिया के भेद। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं क्रिया से ही कि क्रिया है क्या, क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे है कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, ठीक, उसे क्रिया कहते हैं। दोस्तों हम वही उदाहरण या परिभाषा उठाते हैं जो लगभग हम लोग बचपन से जब हिंदी व्याकरण शुरुआत करते हैं पढ़ना, तो उसमें हम लोग को जहाँ जो परिभाषाएं मिलती है, तो जो चीज़ें एक होती है ना कि स्मृति में याद रहती है, जो चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं वो चीज़ें बस एक बार सामने दिख जाए या किसी के द्वारा भी सुनी जाए तो तुरंत ही आ जाते हैं कि अरे ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। तो उसी तरह दोस्तों हम उसी परिभाषा को उठाते हैं जो हम लोग लगभग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके होते हैं। तो एकदम ये आसान शब्द में है दोस्तों कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप लोग देख ही सकते हैं, पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। ठीक, आइए अब हम इसके बाद थोड़ा धातु पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्रिया के अन्य भेद पे। तो धातु की परिभाषा दोस्तों कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक, जैसे खाना है, पीना है, जाना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिया गया है परिभाषा कि क्रिया के मूल रूप को, जो मूल रूप है दोस्तों, उसको धातु कहते हैं। ठीक, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ भी सकता है एग्जाम में कि लिखा है कि मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ठीक, और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे में धातु के रूप में हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे है कि धातु के रूप में जैसे होता है बोलना, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख आदि, ये धातु रूप है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे देखिए ये धातु रूप है। लेकिन जब हम लोग इसको ना लगा के जैसा कि हम लोग अभी पढ़े कि मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, तो जैसे बोल में ना अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे तो उसका सामान्य रूप बन जाएगा बोलना, पढ़ है तो पढ़ना, घूम है तो घूमना, लिख है तो लिखना, गा है तो गाना और हंस है तो हंसना, देख है तो देखना और आदि। ठीक, तो आप लोग धातु का रूप और सामान्य रूप क्रिया का वो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, अगर आप लोग समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और क्रिया के अब भेद पे हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो चलिए क्रिया के भेद पे चलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्रिया का भेद कितने हैं। तो देखिए क्रिया के भेद तो संरचना के आधार पे पहले हम लोग देख लेंगे और इसके बाद हम लोग फिर दूसरा देखेंगे। तो संरचना या प्रयोग के आधार पे देखिए क्रिया के भेद। तो संरचना या प्रयोग के आधार पे लगभग ये 11 होते हैं दोस्तों। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संरचना या प्रयोग के आधार पे क्रिया के भेद अभी हम लोग जो पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा होगा वो किस आधार पे होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं संरचना या प्रयोग के आधार पे क्रिया के भेद कौन कौन से हैं और इनके बारे में दो दो लाइन हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो पहला है इसमें संयुक्त क्रिया। ठीक, दूसरा नाम आता है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा है मूल क्रिया, छठा है नामिक क्रिया, 7 नंबर है समस्त क्रिया, 8 नंबर है सामान्य क्रिया, 9 नंबर है सहायक क्रिया, 10 नंबर है सजातीय क्रिया और फिर आगे का जो है वो विधि क्रिया। तो 11 नंबर है विधि क्रिया। ठीक, अब हम लोग आगे एक एक करके समस्त क्रिया से शुरुआत करते हैं और उसके बारे में थोड़ा दो दो लाइन जानते हुए हम लोग आगे निकलते हैं। आगे मतलब दोस्तों उसके बारे में पढ़ते हुए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है संयुक्त क्रिया। देखिए जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये संयुक्त क्रिया है। ठीक,
तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और जैसे में जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया, ये रहे एग्जाम्पल, ठीक। आइए इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस पे डिटेल में। जैसे उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुंच गया। अभी जैसे था कि बच्चा विद्यालय से लौट आया, ठीक, तो लौट आया, बच्चा रोने लगा, बच्चा जैसे घर पहुंच गया, तो ये सभी क्रियाएं मिलकर एक कार्य पूर्ण कर रही है दोस्तों, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं, ठीक। आइए संयुक्त क्रियाओं के भेद, इसके भी कुछ भेद होते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं दो लाइन में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्रिया पे बात करेंगे। तो संयुक्त क्रियाएं में दोस्तों के भेद में देखिए, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रियाओं के 11 मुख्य भेद हैं, ठीक। आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, अब हम लोग छोटा छोटा करके जितना कम से कम में और आराम से पढ़ेंगे। ये हर एक पक्ष पे बात करेंगे क्रिया के, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक। तो आइए पहला जब जो है संयुक्त क्रिया के भेद में, तो सबसे पहला नाम आता है आरंभ बोधक। आइए देखते हैं इसका क्या है। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस एग्जाम्पल में कुछ है, इसके परिभाषा में कुछ है ही नहीं दोस्तों। आरंभ बोधक, जहाँ नाम लोग सुनिएगा तो सीधे बोलिएगा कि क्रिया के आरंभ होने का जहाँ बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। और जैसे में वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा, जैसे वो क्रिया शुरू हो गई दोस्तों, जैसे कि कह सकते हैं वो पढ़ने लगा, वो जाने लगा, और तमाम तरह के, वो लिखने लगा, तो ये है क्रिया आरंभ बोधक क्रिया। जैसे जो शुरुआत होती है दोस्तों, जैसे क्रिया के आरंभ होने का बोध जहाँ से होता है, वो नाचने लगा, वो गाने लगा, जैसे कि उससे पहले कुछ नहीं कर रहा था, जो क्रिया कर रहा है वो अभी से शुरुआत किया है, ये चीज़ें हैं। अगला जो नाम आता है वो समाप्ति बोधक क्रिया। तो समाप्ति बोधक में भी सेम उसी तरह है कि जिस क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, जैसे मुख्य क्रिया की पूर्णता व्यापार की समाप्ति का बोध हो, उसे समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे जिस क्रिया से मुख्य क्रिया का पूर्णतः समाप्त होने का बोध होता है उसे समाप्ति बोधक कहते हैं। जैसे अभी आरंभ था तो जहाँ से शुरुआत हो रहा है, समाप्ति मतलब जहाँ से बंद हो रहा है। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वह खा चुका, मतलब वो पहले से खाना खा रहा था, अब स्टॉप कर दिया, खाना बंद कर दिया। वह पढ़ चुका, मतलब वो पढ़ रहा था कंटिन्यू शुरू से, अब बंद कर चुका। धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। तो देखिए, जिस धातु में आगे चुकना जोड़ दिया जाएगा वो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तो ये रहा समाप्ति बोधक क्रिया के उदाहरण। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक क्रिया, ठीक। तो आइए देखते हैं ये तीसरा नंबर, जिससे क्रिया को निष्पत्र करने के लिए अवकाश का बोध हो। ध्यान दीजिएगा, क्रिया को निष्पत्र करने के लिए अवकाश का बोध हो, वह अवबोधक संयुक्त क्रिया है, ठीक। और जैसे आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वह मुश्किल से सोने पाया, जाने न पाया, ठीक। ये है आपका अवकाश बोधक क्रिया। आइए अगला हम लोग देखते हैं, और अगला है जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अनुमति बोधक क्रिया, ठीक। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। 4 नंबर जो है संयुक्त क्रिया का जो भेद, उसमें जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो वह अनुमति बोधक क्रिया होता है। दोस्तों जो इनका नाम है उसी से परिभाषा है, ध्यान देना है। आरंभ बोधक जहाँ से आरंभ हो रहा है, समाप्ति बोधक जहाँ से समाप्त हो रहा है, अवकाश बोधक जहाँ से क्रिया को निष्पत्र करने के लिए अवकाश का बोध हो, ठीक है। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं जहाँ क्रिया से अवकाश का बोध हो। अनुमति क्रिया जहाँ क्रिया से अनुमति का मतलब बोध हो, ठीक, तो उसको अनुमति बोधक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुझे जाने दो, तो वो एक तरफ से उनसे मतलब वो ले रहा है कि भाई अब हम चाह रहे हैं, चाहे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, अनुमति ले रहा है सामने वाला से। यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है, ठीक। अगला जो है, अगला है नित्यता बोधक क्रिया। तो आइए नित्यता बोधक क्रिया में देखते हैं क्या होता है। जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, उसे नित्यता बोधक क्रिया कहते हैं, ठीक। ये भी सेम है पिछले वालों की तरह। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया,
तोता पढ़ता रहा मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। ठीक, आप लोग को अगर क्लियर हुआ तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आवश्यकता बोधक क्रिया। ठीक, तो ये भी सेम है दोस्तों, जैसे कि जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो वह आवश्यकता बोधक क्रिया है। ठीक, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, मतलब आवश्यकता है, मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए, उसका कर्तव्य जैसे याद दिला रहा है दोस्तों। साधारण क्रिया के साथ पढ़ना, होना या चाहिए जोड़ने से आवश्यकता बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया बनती है। ठीक, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला है निश्चय बोधक क्रिया। ठीक, तो निश्चय बोधक क्रिया को हम देखते हैं हम लोग। तो ये है कि जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो उसे निश्चय बोधक क्रिया कहते हैं। यही है दोस्तों, जैसा निश्चय होने का बोध हो। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। वह बीच ही में बोल उठा। ठीक, उसे कहा मैं मार बैठूंगा। मतलब दोस्तों एक निश्चय होने का बोध होता है, वह गिर पड़ा, वह दे ही डालो, इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णतः नित्यता का भाव वर्तमान है दोस्तों। आइए अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे इच्छा बोधक क्रिया, जो 8 नंबर है। तो देखिए ये 8 नंबर है इच्छा बोधक क्रिया, और इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। सिंपल सी एक लाइन में परिभाषा है, इच्छा बोधक क्रिया से क्रिया को करने की इच्छा प्रकट होती है। और जैसे में वह घर आना चाहता है, मतलब वो आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ, ये जैसे इच्छा अपनी प्रकट कर रहा है दोस्तों। तो क्रिया के साधारण रूप में चाहना क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। ठीक, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर है अभ्यास बोधक क्रिया। ठीक, संयुक्त क्रिया की भेद में 9 नंबर है अभ्यास बोधक क्रिया। इससे क्रिया के करने का अभ्यास का बोध होता है। सामान्यतः भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। ठीक, जैसे मैं यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा अभ्यास बोधक क्रिया। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है शक्ति बोधक क्रिया। इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूँ, वह बोल सकता है, इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है। ठीक, शक्ति बोधक में। आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर, और 11 नंबर है दोस्तों पुनरुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया क्या होती है। जब 2 समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, जब 2 समान अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उसे पुनरुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया कहते हैं। और जैसे वह पढ़ा लिखा है, वह प्रायः आया जाया करता है, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहते हैं। तो जैसे पढ़ा लिखा है, आया जाया है, मिलते जुलते हैं, ये पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। ठीक, आइए अब हम लोग देखेंगे नाम धातु क्रिया। ठीक, जो दूसरा था प्रयोग के आधार पे क्रिया का भेद हम लोग जो देख रहे थे, उसमें दूसरा नंबर आता है नाम धातु क्रिया। ऊपर अभी 11 जिसके भेद पड़े वो संयुक्त क्रिया थी। अब आइए हम लोग नाम धातु क्रिया पढ़ते हैं, 2 नंबर। तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा अथवा विशेषण के ये रहा के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में हथियाना तथा अपनाना क्रियाएं ये हाथ संज्ञा तथा अथवा सर्वनाम से बनी है, अतः ये नाम धातु क्रिया है। ठीक, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्रष्टव्य मतलब ध्यान देने वाली दोस्तों बात है कि नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। ध्यान रहे, नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, संयुक्त क्रियाएं 2 क्रियाओं के योग से बनती है और नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती है। दोनों में यही अंतर है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे संयुक्त बोधक क्रिया, ठीक, तो उसमें क्रियाओं के योग से बनता था, लेकिन यहाँ संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती है। तो ध्यान देना, ये दोनों में अंतर है दोस्तों। कहीं कहीं पूछ सकता है कि
अगर ये बताइए संयुक्त क्रिया भी दो योगों के मेल, दो शब्दों के मतलब दो क्रियाओं के मेल से बनती है, योग से बनती है, और नामबोधक में भी सेम यही है, जहाँ पे संज्ञा और विशेषण के मेल से नामबोधक क्रिया बन रही है, तो फिर तो संयुक्त और नामबोधक सेम हुए। तो नहीं, वहाँ हम लोग जवाब देंगे कि नहीं, क्योंकि संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नामबोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती है, तो दोनों में ये अंतर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा नंबर है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें आइए हम लोग देखते हैं कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, उसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ओके, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना। ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, कौन कौन से? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। ठीक, ऐसी क्रिया हर स्थिति में सकर्मक ही रहती है। जैसे मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे किताब लिखवाई। पहले में कर्ता अन्य कर्म को हंसाता है और दूसरे में कर्ता दूसरे को किताब लिखने को प्रेरित करता है। ठीक, इस प्रकार हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप चलते हैं। प्रथम में ना का और द्वितीय में वाना का प्रयोग होता है, जैसे हंसना, हंसाना और हंसवाना। आइए अब हम लोग चलते हैं क्रिया के भेद पे 4 नंबर पे, और उसको हम लोग पढ़ते हैं, और वो है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, तो पूर्वकालिक क्रिया के बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जा रही है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, और जैसे में पुजारी ने नहाकर पूजा की। ओके, राखी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया। तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। इसमें उपयुक्त वाक्यों में पूजा की तथा फ़ोन किया मुख्य क्रियाएं हैं, और इससे पहले नहाकर पहुंच क्रिया है, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, आइए अगला है जो वो है मूल क्रिया, नंबर 5। तो मूल क्रिया के बारे में हम लोग समझते हैं कि जो क्रिया एक ही धातु से बनी हो, न तो किसी अन्य धातु से व्युत्पन्न हुई हो तथा न ही एकाधिक धातुओं के योग से बनी हो, उसे मूल क्रिया कहते हैं। जो क्रिया एक ही धातु से बनी हो, न तो किसी अन्य धातु से उत्पन्न हुई हो, न एकाधिक धातुओं के योग से बनी हो, मतलब एक से अधिक धातुओं के योग से बनी हो, उसे मूल क्रिया कहते हैं। और जैसे में आइए हम लोग देख सकते हैं, चलना, पढ़ना, लिखना, आना, बैठना, रोना आदि ऐसी ही क्रियाएं हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं और 6 नंबर पे देखेंगे नामिक क्रिया। क्रिया के प्रयोग के आधार पर जो क्रियाएं हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अगला है नामिक क्रिया। और हम क्यों बार बार कर रहे हैं प्रयोग के आधार पे, क्योंकि अब हम लोग एक इसके आगे भी पढ़ेंगे जिसमें दूसरे के आधार पे, और उसका नाम हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम लोग सकर्मक और कर्मक क्रिया पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पे तमाम जो क्रियाएं हैं तो उनको। तो आइए नामिक क्रिया देखते हैं। नामिक क्रिया क्या है? संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया कर लगाने से बनी क्रिया को नामिक क्रिया कहते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल में दिखाई देना, दाखिल होना, सुनाई पड़ना आदि क्रिया रूपों में देना, होना, पढ़ना आदि क्रियाकर है, इसे मिश्र क्रिया भी कहते हैं। तो नामिक क्रिया का दूसरा नाम है मिश्र क्रिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला है समस्त क्रिया। तो जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो तथा जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे उसे समस्त क्रिया कहते हैं। ठीक, जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो तथा जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे उसे समस्त क्रिया कहते हैं। और जैसे खेल कूद, उठ बैठ, चल फिर, मारपीट, कह सुन आदि ऐसी ही क्रियाएं हैं जो समस्त क्रियाएं हैं। ठीक, आइए अब अगला हम लोग पढ़ेंगे सामान्य क्रियाएं। तो सामान्य क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एक शब्दों में दोस्तों हम लोग इसका परिभाषा याद करेंगे कि वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, सिंपल सी बात है। लड़का लिखता है, एक क्रिया है दोस्तों, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अगला हम लोग देखेंगे उदाहरण, अगला
क्रिया, सहायक क्रिया। आइए सहायक क्रिया पर बात करते हैं कि मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। देखिए एक लाइन में इसका परिभाषा है कि मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। और जैसे में वह फिसला, वह फिसल गया, वह फिसल गया है, तो दोस्तों ये है सहायक क्रिया। और आइए इसका थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि उपयुक्त तीनों वाक्यों में ध्यान दीजिएगा, फिसलना मूल क्रिया है। पहले वाक्य में एक शब्द की है फिसला, दूसरे शब्द में क्रिया दो शब्द की है फिसल गया, सहायक क्रिया है। इसी तरह तीसरे वाक्य में गया है, सहायक क्रिया है। ठीक, तो आइए अब हम लोग अगला देखेंगे सजातीय क्रिया। और सजातीय क्रिया हमें लग रहा है कि महत्वपूर्ण ही है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट लिख दिया, क्यों? क्योंकि आइए आगे बात करते हैं। जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजातीय क्रिया कहते हैं। ठीक, जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। ठीक, एक लाइन में इसका परिभाषा। और आइए एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं। भारत ने लड़ाई लड़ी, हमने खाना खाया, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। ठीक, अब आइए हम लोग आगे बात करेंगे विधि क्रिया और प्रयोग के आधार पर क्रिया का, ये लास्ट है विधि क्रिया। ठीक, 11 नंबर। तो जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। ठीक, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। और जैसे में आइए देख लेते हैं। यहाँ चले जाओ, आप काम करते रहिए। ठीक, यहाँ चले जाओ, और यहाँ मतलब जैसे होता है ना, जाओ यहाँ से ये लेते आओ, तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ चले आओ नहीं, यहाँ चले जाओ, आप काम करते रहिए, कंटिन्यू मतलब करते रहिए। तो ये रहा विधि क्रिया। अब कर्म के आधार पर क्रिया के हम लोग भेद देखेंगे, जहाँ सकर्मक और अकर्मक की बात हम कर रहे थे। ठीक, तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। एक बार आप लोगों को फिर से हम बताना चाहेंगे कि अभी तक हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर देखा क्रिया को, 11 जिसकी क्रियाएँ थी। अब हम लोग कर्म के आधार पर देखेंगे जिसमें 2 क्रियाएँ हैं, सकर्मक और अकर्मक। जो हमारे दोस्त स्टार्टिंग में सोच रहे होंगे कि ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हो सकता है कुछ लोग सकर्मक और कर्मक पहले पढ़े हों, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि सोचेंगे कि अरे यार ये क्या चीज़ें पढ़े हैं। तो नहीं, हम लोग वही चीज़ें पढ़े हैं दोस्तों, वो प्रयोग के आधार पे था। अब हम लोग कर्म के आधार पे सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले सकर्मक क्रिया। तो पहला है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक लाइन में हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। ठीक, माली ने पानी से पौधों को सींचा। तो आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि उपयुक्त वाक्य में पुस्तक, पानी और पौधे शब्द कर्म है, क्योंकि कर्ता अध्यापिका तथा माली का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। ठीक, अगर आप लोग समझ लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सकर्मक क्रिया के भेद देखते हैं। तो आइए सकर्मक क्रिया के भेद पे बात करते हैं। तो सकर्मक क्रिया के भेद भी दोस्तों 2 भेद हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक, तो आइए एक एक करके हम लोग सकर्मक क्रिया के भेद देख लेते हैं, उसके फिर अकर्मक क्रिया पर चलेंगे। तो ये रहा दोस्तों एक कर्मक क्रिया। ठीक, तो एक कर्मक क्रिया को हम लोग आइए देखते हैं कि जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, तो क्या कर रही है? एक क्रिया कर रही है दोस्तों, तो एक कर्मक क्रिया है। आइए समझते हैं इसको। इन उदाहरणों में फिल्म और झाड़ू कर्म है, देख रहा है, लगा रही है, क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है। साथ ही दोनों वाक्यों में एक ही कर्म है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। ठीक, अगला है द्विकर्मक क्रिया। ठीक, द्विकर्मक क्रिया अर्थात 2 कर्मों से युक्त। द्विकर्मक मतलब 2 कर्मों से युक्त। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ 2 कर्म हो उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है। ठीक, ये द्विकर्मक क्रिया है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कर्म के आधार पे क्रिया में अकर्मक क्रिया को, जो उसका दूसरा भेद है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक,
वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आइए हम लोग बात करते हैं। तो अकर्मक क्रिया को उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे श्याम सोता है, तो इसमें श्याम सोना क्रिया अकर्मक है। श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है। ठीक, अगर क्लियर हो गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अब हम लोग देखते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान, कि सकर्मक क्रिया की और अकर्मक क्रिया की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किससे या किसको, ध्यान दीजिए, क्या, किससे और किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। तो आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे पहला देखिए, राम फल खाता है। ठीक, तो प्रश्न करने पर राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा आपको फल, अतः क्रिया सकर्मक है। ओके, सीता रोती है, दूसरा उदाहरण। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें प्रश्न पूछा जाए कि क्या रोती है, तो कुछ भी उत्तर नहीं मिलता है, अतः इस वाक्य में क्रिया अकर्मक है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है, और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। ठीक, कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है दोस्तों एक साथ, और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। जैसा इनका अर्थ निकलेगा, इनको सकर्मक पक्ष में, अकर्मक पक्ष में, अकर्मक पक्ष में, सकर्मक पक्ष में रखा जाता है, उनके भेद अर्थ के अनुसार। ठीक, तो आइए अब हम लोग वो देखते हैं जो सकर्मक अकर्मक क्रियाएँ हैं। जैसे है, उसका सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। ठीक, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं घड़ा भरता हूँ। ठीक, तुम्हारा जी ललचाता है, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है, ये सकर्मक है। तुम्हारा जी ललचाता है, ये अकर्मक है। जी घबराता है, ये अकर्मक क्रिया है। विपदा मुझे घबराती है, ये सकर्मक क्रिया है। और आगे, वह लजा रही है, ये अकर्मक क्रिया है। वह तुम्हें लजा रही है, वह सकर्मक क्रिया है। ठीक, तो दोस्तों ये रहा क्रिया से संबंधित क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद और कुछ उदाहरण हम लोग देखे। ठीक, तो आज की क्लास दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में क्रिया से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके 100, 50, 40 जितना हो सके, और उस पर हम लोग बात करेंगे, एक एक उदाहरण देखेंगे सबसे, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे अब समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।